नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो ओपन वर्क परमिट से रिलेटेड डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर कि जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है स्पाउस का ओपन वर्क परमिट तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर वो आप प्रिकॉशंस लेकर अपना केस डालते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि आपको आपके स्पाउस का ओपन वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है। तो मैं हर एक वीडियो में बार बार स्पेशली वार्निंग दे रहा हूँ कि यूके में और एज़ वेल एज़ कनाडा में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अगर करेंगे तो उसमें सारा कैरियर आपका अपना स्पाइल होगा, 5 साल का बैन होगा और इवन आने वाले टाइम में भी कनेडियन गवर्नमेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकती क्योंकि वो देखेगी कि लास्ट टाइम भी आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है। तो जो स्पेशली स्पाउस वाले केसेस हैं उनके लिए तो ज़्यादा वार्निंग है। उसमें ये उसका इम्पैक्ट है कि अगर फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो स्टूडेंट है वहाँ पर जब उसने भी अपनी पीआर डालनी है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पीआर भी के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट अवॉइड करें किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो ये मेरे पास आज ये 2 जजमेंट आई हैं फेडरल कोर्ट से कनाडा की। तो ये जो 2 जजमेंट हैं ये जो जिन बच्चों ने अपना स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया था उनके प्रीवियसली वीज़ा से रिफ्यूज़ हुए हैं 2 बार 3 बार, उसके बाद उन बच्चों ने अपने वहाँ पर कनाडा के अंदर जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाली थी। डालने के बाद वो पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस भी क्यों आता है, ये पॉजिटिव डिसीजन भी क्यों आता है, क्योंकि जितनी भी कोर्ट्स हैं आइदर इन इंडिया या वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं दे आर ओनली गिविंग द डिसीजन ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ये नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर ने आपको बता दिया कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है आपकी इंडिया के अंदर और हमें नहीं लगता कि आप वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वर्बली बताया ना विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं स्ट्रॉन्ग तो कोर्ट वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अपना डिसीजंस देगी। क्योंकि मैंने फिर बताया कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉरेन की कोर्ट्स के साथ भी। हमारी वीडियोस देखिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू यूके को लेकर चलिए, और हमारा ये तजर्बा बोलता है 14 साल का। ऐसे नहीं है कि ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो ही डाल सकते हैं जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम करते हैं। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी उतनी ही बढ़िया आपको कोर्ट आप डिसीजन देगी, क्योंकि जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ जब आपने अपनी फाइल लगाई होगी ओपन वर्क परमिट की डिक्लाइन होने के बाद वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जब हम कोर्ट के पास प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट इज़ गिविंग द टॉप प्रायोरिटी जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। तो तभी मैंने बताया कि जब भी आपने अपनी स्पाउस की फ़ाइल अप्लाई करनी है तो अपने जितने भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल के साथ लगाने हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट एक छपा हुआ फॉर्म है उसके ऊपर टिक्के लगा के दे देती हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप वापस नहीं आएंगे। यही 3 चीज़ें रीज़न लगाती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी फ़ाइल जब आपने डालनी है तो उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लगाए होंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको फर्दर हेल्प करेंगे कोर्ट्स के अंदर वहाँ की, अगर आप कोर्ट में जाकर लड़के अपना वीज़ा लेना है। तो मैं ये पढ़ के भी बताऊँगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। जब भी आती है हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ दें। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, बच्चा 40 साल का था, 3 बारी रिफ्यूज़ हुआ है, एमबीए करने के लिए वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाना था। तो यहाँ की जो एम्बेसीज़ हैं इंडिया के अंदर 3 बारी रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद उसने कोर्ट के थ्रू अपना वीज़ा लिया है। क्यों लिया था? क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इतने बढ़िया लगाए थे। वो जजमेंट भी मैंने पढ़ के सुनाई थी। अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो यहाँ पर जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ इंडिया के अंदर जरूर दिखानी है कि मेरे पास इतने पैसे बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ, जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उसके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उतनी आपकी फ़ाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर पहले कहीं पे ट्रैवल हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आप मेरे पास आओगे मैंने एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाकर रखी हुई है स्पाउस केसेस के लिए। तो वो अगर आप वो चेकलिस्ट भी पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, चेकलिस्ट पढ़ने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ वीज़ा होने के चांसेस हैं।
तो वीज़ा कब डालना है, आफ्टर एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, जब पोस्ट स्टडी परमिट जब मिल जाता है, या जब यहाँ पे स्टूडेंट को वीज़ा मिल जाता है उसी टाइम डालना है, उसके बारे में मैंने बताया था। जहाँ जब उसको वर्क परमिट मिलता है तो जो मैंने वहाँ की नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन बताया था उसका नोक कोड क्या होना चाहिए, तब कितने मिलने के चांसेस है, वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट मंगाने, यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो चलो हम आपको एक जजमेंट पढ़ के बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। तो मिस्टर ये जजमेंट एंड रीजंस, ये मिस्टर साहब सिंह एप्लीकेंट है, सीक जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ ए वीज़ा ऑफिसर एट द एम्बेसी ऑफ कनाडा इन अबू धाबी यूएई। इसने यूएई में वीज़ा डाला था, इसकी जो स्पाउस है वो ऑलरेडी कनाडा के अंदर एज ए स्टूडेंट है। तो इतनी तरीक को डाला था, डिनाइंग हिज एप्लीकेशन फॉर एन ओपन वर्क परमिट अंडर सेक्शन सो एंड सो। ठीक है जी, अभी बताइए, आगे बताते हैं। द एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हु करंटली रिजाइड्स इन यूएई अप्लाइड फॉर ओपन वर्क परमिट इन ऑर्डर टू ज्वाइन हिज वाइफ इन कनाडा वेयर शी इज़ वर्किंग टू ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। वो उसकी जो वाइफ है कनाडा के अंदर वो अपना उसके ऊपर है, वर्क परमिट के ऊपर है, जो बच्चे को पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। The officer refused the application on ground that the applicant would not leave Canada at the end of his stay on the basis of accumulated personal and financial assets and his family ties। मैंने फिर बता दिया ना, यहाँ पर उसने इस ग्राउंड के ऊपर वीज़ा ऑफिसर ने केस रिफ्यूज़ किया कि उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट उसने फाइल के साथ लगाए थे उसने वर्बली बता दिया ना ये। The applicant no submit that the officer decision was unreasonable because it was made without regard to the evidence। अभी एविडेंस की बात आ गई ना, कोड विदाउट एविडेंस किसी भी चीज़ को वर्बली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है देन कोर्ट विल गिव द डिसीजन ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ही आल्सो आर्ग्यू दैट द ऑफिसर ब्रीच्ड हिज राइट टू procedural fairness and questioning the bona fide of his marriage without providing an opportunity for him to respond। इवन को ये भी इसके अंदर बताया गया कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ करने से पहले उसको एप्लीकेंट को कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई वीज़ा ऑफिसर ने, इसके अंदर ये भी है। उसके द मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन सो एंड सो सबमिट दैट द ऑफिसर कंक्लूजन वार रीजनेबल बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड देयर वाज नो ब्रीच ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। तो जो CICS ने जब इसका जवाब दिया था उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर ने डिसीजन लिया था वो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है। अभी बताइए, द ऑफिसर डिसीजन टू रिफ्यूज एन ओपन वर्क परमिट इज रिव्यूएबल ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस। अभी इसके अंदर एक उन्होंने कोड जो देखो, आपका सोलिसिटर या आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो वो ही इस टाइप की जजमेंट आपके जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डलती है तो वही कोट कर सकता है। उसने एक इसके अंदर जजमेंट कोट की है आपके सोलिसिटर ने विद द हेल्प ऑफ जो उसका कंसल्टेंट था। उसने बताया था ऑफिसर डिसीजन टू रिफ्यूज एन ओपन वर्क परमिट इज रिव्यूएबल। कहना वो रिव्यूएबल है क्योंकि एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगाई हुई है इस केसेस के ऊपर जहाँ पर स्पाउस ने ज्वाइन करना है। तो उस केसेस के ऊपर जो एप्लीकेंट है उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इस केस में ये केस रिव्यूएबल है, इसको रिव्यू किया जाए। और साथ में एक और भी डिसीजन की कॉपी लगाई है, सिर्फ दो उसने जजमेंटों की कॉपी लगाई है उसके सॉलिसिटर ने। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंफर्म दैट कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस इज सेट आउट इन सो एंड सो केस। इसके अंदर ये भी मेंशन अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सो एंड सो, इसके अंदर जो जजमेंट कोर्ट की है उसका नाम बताया। स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस requires that the decision be justifiable, transparent and intelligible, failing within a range of possible acceptable outcome that are so and so। तो the officer raised a concern regarding the genuineness of the applicant marriage but did not address it। कहता अगर उसको ये लगता था कि उसकी मैरिज जेन्युइन नहीं है तो उसने उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं साथ में लगाया हुआ था जब उसने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, जो वकील ने दलील दी है। The officer failed to notify him of this concern and did not provide an opportunity to respond। और इवन जो वीज़ा ऑफिसर है उसने एप्लीकेंट को कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी कि हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली केसेस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना मैंडेटरी है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा। उसकी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो कौन बता सकता है, वो ही बता सकता है जिसको नॉलेज है। बाकियों ने तो सिर्फ आज वो स्टडी सेल लगा दी हुई है, चलो कनाडा नहीं बेचा, चलो भेज दो यूक्रेन, जो भी होगा सच बताएंगे, उसके बाद डिसीजन आपका है। चलो एनीहो, इन माय ओपिनियन दिस अमाउंट
टू ए ब्रीच ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इन दिस केस एंड जुडिशियल इंटरवेंशन इज अवॉर्डेड। देखो अभी क्या बताया कोर्ट ने, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू एड्रेस द अदर आर्गूमेंट रेज्ड। ठीक है जी, अभी आगे क्या डिसीजन आया। इन दिस रिजल्ट द एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड। जो जुडिशियल रिव्यू डाली थी, दोनों जो पार्टियां थी उन्होंने अपनी दलीलें रखी, वहाँ की इमिग्रेशन ने भी रखी और हमारे वकील ने भी रखी, साथ में एप्लीकेंट ने जो एविडेंसेस लगाए थे उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो रिव्यू डाली थी उसको अलाउ किया जाता है। द डिसीजन ऑफ द ऑफिसर इज सेटासाइड। जो डिसीजन लिया था ऑफिसर ने रिफ्यूजल का, उसको सेटासाइड किया जाता है। एंड द मैटर इज रेमिटेड टू डिफरेंट वीज़ा ऑफिसर फॉर रीडिटर्मिनेशन। तो आपका जो केस है अनदर वीज़ा ऑफिसर को दिया जाता, रेफर कर रहे हैं कि वो इसको दोबारा रिकन्सिडर करें। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर सर्टिफिकेशन अराइजिंग। तो ये एक जजमेंट थी फेवर में। इसी तरीके से ये भी जजमेंट है, ये भी जजमेंट उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कोर्ट की हुई हैं, डिफरेंट जो वहाँ के डिसीजन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद ये अलाउ हुई हैं। तो अगर आप अपना ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, तो आप एक बार हमारा डिसीजन ज़रूर लें। इवन कनाडा से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। अगर पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको हम बढ़िया से बढ़िया राय दे सकते हैं। अगर आप 40 साल की भी एज है, 50% मार्क्स है और साथ में आपका IELTS अप्रोप्रिएट है, तब भी हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं कि आप अपना केस किस वे से डालें। क्योंकि केस अप्लाई करने से पहले आपको अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप अपनी फ़ाइल के साथ लगाते हैं तो कोर्ट के थ्रू भी आप अपना केस फाइट करके ले सकते हैं। इवन कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी कैप्स नोट के बारे में, GCSE के बारे में, या FOSS क्या होता है, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि हम वो सारा डाटा निकालने के बाद, ये सारा डाटा जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालते हैं वहाँ की फेडरल कोर्ट के अंदर, तो वो सारे का सारा साथ में हम अटैच करते हैं ताकि जो डिसीज़न है वहाँ की कोर्ट प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद दे। तो अगर आपकी कनाडा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इधर टूरिस्ट वीज़ा की है या ओपन वर्क परमिट की है, स्पाउस केसेस के या स्टूडेंट की है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से साथ संपर्क कर सकते हैं। और साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।